तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में और इससे जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को 4 से 5 टॉपिक्स प्रोवाइड कराए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और इस बेस्ट 100+ टॉपिक्स के इस सीरीज को आप हमेशा फॉलो करिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक नंबर 5 है मगध साम्राज्य। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन हम एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे वही आपके सामने रखेंगे और इससे जुड़ी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो देखिए, मगध पर सबसे पहले शासन करने वाला जो राजवंश था वो है हर्यक वंश। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए, हर्यक वंश। तो ध्यान रखना कि इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने लगभग 546 ईसा पूर्व में की थी और इसकी जो राजधानी थी वो राजगृह था और प्रमुख इसके शासक थे जैसे कि बिंबिसार हुए, अजातशत्रु हुए। तो ये कुछ प्रमुख शासक थे। हर्यक वंश के बाद जो है वंश आए थे शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। इस तरह से वंशों का क्रम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए बनेगा, हर्यक वंश। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरे बौद्ध परिषद का संरक्षक था? तो यहाँ पे देखिए शासक दिया गया कि कौन शासक थे, तो वो आपको बताना है कि दूसरे बौद्ध संगीति के शासक कौन थे, किसके समय में हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो हमने आप लोगों को पहले भी बताया, जब बौद्ध साम्राज्य मतलब बौद्ध धर्म के बारे में जब हम लोगों ने वीडियो प्रोवाइड करा था नोट्स फॉर्मेट में, उसमें सब कुछ अच्छे से बताया गया था ट्रिक के माध्यम से कि आजकल अशोक जो कि काबिल बन गया। तो आजकल, आजकल कल मतलब काला अशोक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा, काला अशोक। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न। अच्छा, अगला प्रश्न से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, आज दिवाली ऑफर का लास्ट, ये हम लोग का एप्लीकेशन पर जो भी कोर्स का डिस्काउंट चल रहा था वो मिलने वाला है। बिहार एसएससी CGL 4 और साथ ही साथ अगर आप बिहार एसआई वाले बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही कम कीमत, जस्ट 149 के साथ आपको बैच ये मिल रहा है। और ये आज लास्ट ऑफर का डेट है, तो इसके बाद आपका ये सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो कोर्स की एक्चुअल प्राइस होगी वो 349 होने वाली है। क्योंकि इसमें बहुत सारी मटेरियल्स डाली गई है और आने वाले फ्यूचर में डाली जाएगी, डेली बेसिस पर अपडेट होता रहता है। तो करना आपको यह है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और अगर आप सीरियस होकर के पढ़ना चाहते हैं, नोट्स आपको चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो फिर आपको बिना सोचे इस बैच को भी फटाफट ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसमें सारी चीजें आपको मिलेगी जो आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। बार बार कहता हूँ कि कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारी मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए बिना सोचे समझे, और कम कीमत के साथ आपको प्रोवाइड करा जा रही है, तो फिर सोचना ही क्यों है यार। जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज रात तक रहने वाला है। आगे प्रश्न पे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नंद वंश का राजा कौन था जब अलेक्जेंडर ने 327-326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया था? तो देखिए, नंद वंश का वो राजा कौन था? तो घनानंद थे। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, घनानंद थे। और अगर हम बात करें कि घनानंद जो था वो महापदम नंद का पुत्र था और वो नंद वंश का अंतिम शासक के रूप में जाने जाते घनानंद। इसके समय में मगध साम्राज्य बहुत विशाल और समृद्ध था, लेकिन उसकी जो अत्यधिक कर नीति थी और अहंकार उसके जो कारण थे, उसके कारण वो प्रजा में एक तरह से कह सकते हो कि असंतोष था। मतलब प्रजा के लिए वो सही नहीं था। बाद में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये छोटा सा पॉइंट आप सभी को पता ही है, तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध में उल्लेख किया गया? बताइए, तो वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानने को मिलता है? तो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया जो मुद्रा राक्षस है, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के उखाड़ फेंकने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में वर्णन हमें मिलता है। इसमें चाणक्य यानी कि कौटिल्य के नाम से जिन्हें जानते हैं, यानी चाणक्य की कूटनीति और राक्षस नंदों का मंत्री के साथ उनकी बुद्धिमत्ता से भरी राजनीति को दर्शाया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हो सकता है बाकी लोगों के बारे, बाकी ऑप्शंस के बारे में पूछ, जैसे कि कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि सोमदेव। ठीक है, सोमदेव, ये इंपॉर्टेंट है, सोमदेव।
इसके बाद यहाँ पे देखिए बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है, तो क्षेमेंद्र, ये याद रखिएगा क्षेमेंद्र, ठीक है। और राज तरंगिणी के बारे में याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है, कल्हण के द्वारा ये लिखा गया, कल्हण, कल्हण के द्वारा ये लिखा गया, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने पहली बार शिलालेख पर अपने योगदान को लिखवाया था? शिलालेख पर सबसे पहले अपने योगदान को लिखवाया था और वो कौन थे? वह अशोक, सम्राट अशोक, डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ने ईरान के राजा दारियस की तरह शिलालेख जारी किया था? ईरान के राजा दारियस की तरह शिलालेख जारी किया था, वो है अशोक, ऑप्शन डी। भारत का कौन सा क्षेत्र जो है प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, वो है मालवा। मालवा जो क्षेत्र है इसे अवंतिका के नाम से जाना जाता था, डी करेक्ट है। पाटलीग्राम की स्थापना किसने की थी? तो पाटलीग्राम यानी कि जिसे हम आज पाटलिपुत्र पटना के नाम से जानते हैं, वो है उदयन। गंगा और सोन नदी के संगम पर इसकी स्थापना कराई गई थी उदयन के द्वारा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, ऐसा माना जाता है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो किस सदी में हुआ था? तो छठी ईसा पूर्व में, छठी ईसा पूर्व, यहाँ पे बी को टिक करें। नेक्स्ट है कि वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने रथ मुसल और महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं रथ मुसल, तो रथ मुसल एक प्रकार का, एक तरह से कह सकते हो रथ, मतलब एक रथ हुआ करता था जिसमें घूमने वाला, आगे आगे की तरफ घूमने वाला कांटेदार लोहे का मुसल लगे होते थे। और जब यहाँ पे आप देखें महाशिला कंटक, ये होता था एक तरह का यंत्र होता था जो बड़े बड़े पत्थरों को दूर तक फेंका करते थे। तो इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल अजात शत्रु ने किया था। अजात शत्रु ने हर्यक वंश, अजात शत्रु का हर्यक मतलब अजात शत्रु हर्यक वंश का एक शासक था जिसने वज्जी संघ यानी लिच्छवी के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और इसी युद्ध में इसने इन दो नवीन हथियारों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बन जाता है। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट ऑलरेडी हमने ऊपर में बात किया हुआ था, कौन था? घनानंद। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, घनानंद, बी करेक्ट हो जाता है। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यह महापद्म नंद का पुत्र था और इसके समय में मगध जो कि अत्यंत समृद्ध हुआ, लेकिन वह अत्यधिक लोभी और अत्याचारी माना जाता था क्योंकि अत्यधिक कर नीति थी उसकी और प्रजा के प्रति उसका जो व्यवहार था वो बहुत ही अत्याचारी था। इन सभी चीज़ों की वजह से वो एक तरह से प्रजा में असंतोष का कारण बना और बाद में क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से इसको पराजित किया और बाद में जो कि मौर्य वंश की स्थापना होती। ठीक है, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला सवाल, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का मगध साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अजात शत्रु, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अजात शत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन ए होगा नंद वंश का। ठीक है, नंद वंश का शासक था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जब सिकंदर ने 326 327 ईसा पूर्व मेनली माना जाता है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, उस समय नंद वंश का जो शासक था वो घनानंद थे। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब तक सीमित रहा। उसने पोरस यानी कि पुरु जिसे हम जानते हैं से झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा जिसे हाइडेस्पीस के नाम से ये जाना जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बुद्ध के समकालीन थे, बताइए कौन से शासक थे वो? बिंबिसार। यहाँ पे बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो कि बुद्ध के समकालीन थे, तो सी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय जो है वो मगध को दिया जाता है, मगध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी ग्रीव्रज या फिर राजगीर के नाम से जानते हैं, तो ए करेक्ट बनता है। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? पुराणों और महाभारत में ऐसा माना जाता है कि मगध का सर्वप्रथम जो राजवंश था वो बृहदत्त वंश था।
तो याद रखेंगे ऑप्शन ए। बिंबिसार जिसे हम लोग श्रेणी के नाम से भी जानते हैं और अजातशत्रु जिसे कुड़ी के नाम से जाना जाता है, वो किस वंश के शासक थे? तो ये दोनों जो थे वो हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश के शासक थे। जो अजातशत्रु था वो बिंबिसार का पुत्र था। तो ये पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो शुरू हुआ था बिंबिसार के समय। डी राइट आंसर बनता है डी। मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना कराई थी? दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किसने कराई थी? तो वो है अजातशत्रु, यहाँ पे बी, जिसे हम लोग कुड़ी के नाम से भी जानते हैं। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली किस राज्य से थी? मतलब यहाँ पे किस क्षेत्र से थी ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि आम्रपाली का संबंध जो है वो वैशाली से होगा। ठीक है, वैशाली से होगा, ये याद रखिएगा। और अजातशत्रु के बारे में थोड़ा सा अगर हम और चर्चा करना चाहें तो अजातशत्रु हर्यक वंश के प्रसिद्ध शासक थे जो कि बिंबिसार का पुत्र था। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कह सकते हो कि राजगीर या फिर राजगृह में एक मजबूत दुर्ग की स्थापना की थी, जो प्रश्न हमने ऊपर में देखा था। यहाँ पे देख सकते हो आप, दुर्ग की स्थापना की थी। और ऊपर में हमने एक और प्रश्न देखा था कि इसने जो कि वज्जी के साथ युद्ध में दो नए यंत्रों का, युद्ध शास्त्रों का कह सकते हो कि प्रयोग किया, रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। ये पॉइंट याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में सर्वप्रथम रथ मूसल तथा महाशिला कंटक हथियारों का प्रयोग किया? क्वेश्चन तो फिर से वही है। तो वज्जी और लिच्छवी हमने ऐसे देखा था, तो यहाँ पे सी करेक्ट होगा, लिच्छवी। हर्यक वंश के पतन के पश्चात मगध पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? हर्यक वंश के पतन के बाद मगध पर कह सकते हो कि शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। और शिशुनाग पहले मगध का अमात्य यानी राज्याधिकारी हुआ करता था, जिसने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को हटा करके शासक को संभाला था। तो ये याद रखिए। मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम ग्रीव्रज यानी राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? तो शिशुनाग ने ऑप्शन डी। मगध के किस शासक को कली का अंश यानी परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक और एकराट कहा जाता है? तो ये सब उपाधि जो है वो किसने धारण की थी? और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से उपाधियों के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वह है महापद्म नंद। नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद को माना जाता है कि कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक यानी सर्वक्षत्रांतक और एकराट की उपाधि इसने धारण की थी। तो यहाँ पे बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का अंतिम शासक तो हमने देख ही लिया, धनानंद यहाँ पे करेक्ट है। कलिंग को सर्वप्रथम मगध साम्राज्य में किसके शासन काल में मिलाया गया था? तो देखिए सर्वप्रथम कलिंग जो है उड़ीसा में कलिंग, तो सर्वप्रथम मिलाया गया था महापद्म नंद के द्वारा। महापद्म नंद, यहाँ पे डी होगा राइट आंसर। निम्न में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा गया? तो सेनिया के नाम से किसे जाना गया? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को सेनिया कहा गया। ठीक है, सेनिया। और इसके पुत्र जो अजातशत्रु था इसे कुड़ी कहा गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ये भी महापद्म नंद को कहा गया। सर्वक्षत्रांतक जो कि हमने देखा, एकरात देखा था, परशुराम अवतार के नाम से जानते थे, ये सब यहाँ पे आपको याद रखना। ऑप्शन ए। मगध साम्राज्य के बारे में क्या सही नहीं है? ध्यान से देखिए, क्या सही नहीं है ये बता रहा है। तो देखिए कह रहा है कि पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। बिल्कुल सही है, ऊपर हमने ये प्रश्न देखा। महापद्म नंद ने इसने सर्वाधिक जो कि विस्तार प्रदान किया, ये भी करेक्ट है। गृहव्रज, राजगीर, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी। अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय पर इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी कथन सही है, तो यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, सभी कथन सही है। नेक्स्ट आता है कि मगध का राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो किसके साथ हमेशा युद्ध चलता रहा? वज्जी संघ, वैशाली, यहाँ पे ऑप्शन ए।
इस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो अपने ऊपर में ये प्रश्न देखा होगा, मैंने बताया था कि पाटलिग्राम की स्थापना किसने की, तो वहां पे मैंने एक चीज बताया कि उदयन ने इसकी स्थापना की थी गंगा और सोन नदी के संगम पर। कई बार तो यही प्रश्न पूछा गया कि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो किन नदियों के संगम पर किया था। तो ऑप्शन में आपको इसी तरह से रहेगा, गंगा सोन, गंगा गंडक, गंडक सोन, इस तरह से घुमा करके। तो ये याद रखना कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, शिशुनाग वंश का शासक है, काकवर्ण के नाम से जाना जाता है, वह है कालाशोक। ठीक है, कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। जो भी उपाधियां अभी बताई गई आपको सभी के बारे में याद रखना। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो कुड़िक तो हमने ऊपर में ही देखा था, क्योंकि अजातशत्रु को कहा जाता है। बिंबिसार को सेनिया कहा गया, इसे कुड़िक कहा गया, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से किस शासक को मगध का उदय का श्रेय दिया जाता है? मगध के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मगध पर सबसे पहले हम जानते हैं कि हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने, तो इसलिए इसे माना जाता है मगध का उदय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मगध के वंशों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप याद रखो, हसीन मासुका साथ। ठीक है, हसीन मासुका, मासुका और सात, ये याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। देखो अब कैसे याद रखना है, ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग, न से नंद वंश, तो ये तीन क्रम आपको याद रहेगा। फिर माँ से जो कि मौर्य वंश आता है, फिर शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन, इस तरह से आपका क्रम चलता रहा मगध पर। तो सबसे पहले हर्यक वंश आता है, यानी 4 रखेंगे, 4, फिर उसके बाद हसी सी यानी शिशुनाग वंश, फिर 2, फिर न तो नंदवंश, फिर उसके बाद मौर्य वंश। तो यहाँ पे देखिए 4213 कहाँ मिल रहा है, 4213, ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। तो ये क्रम याद रखिए, हसीन मासू का साथ याद रहेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ जो कि शासक दिया गया और दूसरा तरफ उनके वंश दिए गए। तो बिंबिसार का संबंध जो है वो किस वंश से था? हर्यक वंश से। ठीक है, पहला का पहला मिलेगा। कालाशोक का संबंध शिशुनाग वंश से था, जिसे काकवर्ण के नाम से जानते थे। महापद्म नंद का संबंध नंद वंश से था, तो यहाँ पे ये भी सही है। और आप ये देखोगे बिंदुसार जो है, बिंदुसार यहाँ पे मौर्य वंश से संबंध है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देखो क्रम जो दिया गया, यहाँ पे एक्चुअली 3 होना चाहिए था। चलो ये हम अगर देखें तो हम करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक के साथ 1 मिला है, बी के साथ बी मिला है, सी के साथ 4 मिला है और डी के साथ 3 मिला है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी बिल्कुल सही तरीके से मैच करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किसे अग्रमीज या फिर जेंड्रीमीज कहा गया? बताइए, अभी ऊपर हमने जितनी उपाधियां देखी वो सब महापद्म नंद की थी, और यहाँ पे हमने अग्रमीज और जेंट्रीमीज घनानंद को कहा गया, डी। सर्वछत्रांतक या फिर एकराट, उग्रसेन, ये सब महापद्म नंद की उपाधियां थी। अजात शत्रु को कुड़िक कहा जाता था और कालाशोक को काकवर्ण कहा गया। ठीक है, काकवर्ण कहा गया। नेक्स्ट क्या है कि भारत में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो कहाँ पे है? वो सांची में। ठीक है, सांची में, ऑप्शन। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? एक ये तो जैन पूछा जा रहा है। ठीक है, जैन पूछा जा रहा है, जैन जो जैन ग्रंथ कौन सा जिसमें 16 महाजनपदों का मिलता है। एक बौद्ध के बारे में पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो जैन वाला याद रखिए कि भगवती सूत्र जो है इसमें मिलता है, भगवती सूत्र में। लेकिन अगर बौद्ध वाला पूछे तो अंगुत्तर निकाय याद रखना, अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। तो ये रहा आपका 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 149 के साथ एप्लीकेशन पर जो कि ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ आज तक के लिए रहने वाला है। तो बिल्कुल देर नहीं करना है, फटाफट जाइए और
उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।